अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है और आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का, जो कि बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक यूनिट है, जिसमें हम टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में सीखेंगे कि टीचिंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके हवाले से और भी स्टडी करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी इसमें हम एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू, यानी कि इस यूनिट के आखिर में जो सीखने वाले हैं वो किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइड, ठीक है, ये वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे, सीख सकेंगे कि पेशेंट को क्लिनिकल साइड में किस चीज़ की ज़रूरत होती है। डेवलप टीचिंग लर्निंग प्लान, ठीक है, टीचिंग और लर्निंग प्लान को तरक्की मिलेगी, ठीक है। परफॉर्म हेल्थ टीचिंग एट क्लिनिकल साइट, ठीक है, वो फिर आराम से जो अपनी क्लिनिकल साइट पर जो हेल्थ टीचिंग है वो अदा कर सकेंगे। यू कैन नॉट अवॉइड टीचिंग, यू आर टीचिंग विथ every contact you have with patient in your hands, action and non verbal behaviors, ठीक है, यानी आप टीचिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और आप जो टीचिंग आप किसी को देते हैं वो आप पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी कि जो पेशेंट को आप कोई भी टीचिंग दे रहे हैं, किसी भी कॉन्टैक्ट के ज़रिए दे रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह देते हैं। अल्फाज के ज़रिए देते हैं, एक्शन करके दिखाते हैं, या फिर उसको आप नॉन वर्बली यानी बिना आवाज़ निकाले इशारों के ज़रिए या लिख कर कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको समझाते हैं। यू कैन चूज़ टू टीच वेल एंड टीच पुअरली, यानी कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचिंग मेथड चूज़ करते हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ाते हैं या बुरे से पढ़ाते हैं। पेशेंट एजुकेशन या पेशेंट टीचिंग। पेशेंट एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज, पेशेंट एजुकेशन को हम इस तरह वाजे कर सकते हैं, वजात दे सकते हैं। ऑल द एजुकेशन एक्टिविटीज़ डायरेक्ट टू पेशेंट इंक्लूडिंग एस्पेक्ट ऑफ थेरेप्यूटिक एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड क्लिनिकल हेल्थ प्रमोशन। इसमें ये बताया गया कि वो तमाम तालीमी सरगर्मियाँ जो कि डायरेक्ट यानी कि उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो होता है वो पेशेंट के साथ होता है, ठीक है। अब इसमें थेरेप्यूटिक एजुकेशन क्या है कि पेशेंट की सेहती के लिए, सेहतयाबी के लिए जो हम लोग जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी सेहत के लिए, तो ये सारा उसका हेल्थ एजुकेशन और क्लिनिकल हेल्थ प्रमोशन, यानी कि उसको उसकी जो पहले हेल्थ थी उस तक वापस रिस्टोर करने में जो हमें क्लिनिकल हेल्थ की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हम पेशेंट एजुकेशन में वो चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, 4 P's फॉर टीचिंग, टीचिंग करने के लिए आपको 4 P's का बारे में जानना लाजिम है, ठीक है। अब ये 4 P's क्या हैं? फर्स्ट है प्रिपेयर, सेकंड है प्रेजेंट, थर्ड है प्रैक्टिस, फोर है परफॉर्म। यानी कि प्रिपेयर मतलब आप तैयार हैं, प्रेजेंट यानी हाल की बात हो रही है, प्रैक्टिस यानी मश्क, परफॉर्म यानी अदा करना। गोल्स ऑफ क्लाइंट टीचिंग, ठीक है, गोल्स ऑफ क्लाइंट टीचिंग क्या है? फर्स्ट पे लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ वेलनेस, ठीक है, यानी कि हमने जो उसकी सेहतयाबी है, जो उसकी सेहत है, या तो फिर उसकी हम यूँ कह दें कि उसकी तंदुरुस्ती है, उसको हमने प्रमोट करना है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारी से बचाना है। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, जो उसकी हेल्थ ख़राब हो गई थी हमने उसको वापसी ठीक उसको वापसी उसके उसी लेवल तक लेके आना है जिससे वो पहले सही होता था। फैसिलिटीज़ ऑफ कॉपिंग एबिलिटीज़, यानी कि जो भी हमें जो वो एबिलिटीज़ खो चुका है, ठीक है, हमने उसको वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अचीविंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ, यानी कि यूँ नहीं है कि हम उसको 100% ठीक कर देंगे, लेकिन उसका जो ऑप्टिमम लेवल है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस अंदाज में वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके उस लेवल तक की हम उसको हेल्थ अप्रूव यानी कि हासिल करने में उसकी हेल्प करते हैं। टीचिंग इज़ द पार्ट ऑफ केयरिंग दैट स्टेज विद अ पेशेंट
and his or her family long after all physical contact has stopped. टीचिंग एक ऐसा हिस्सा है जो कि पेशेंट को अगर आप एक बार दे दें तो उसके बाद अगर वो पेशेंट का आपके साथ कांटेक्ट हो ना हो, ठीक है, और उसकी फैमिली का या उसके किसी का भी उसके साथ आपके साथ कांटेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसका उस पेशेंट पर डीपली इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। फिर अगर कहीं बीमार हो जाता है, उसे उस तरीके की अलामात दिखाई देती हैं, तो वो उसी जो टीचिंग प्लान है वो उस पर अमल करता है और ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट ऑफ क्लाइंट टीचिंग। क्लाइंट टीचिंग के हम फ़ायदे देखेंगे इसमें। क्लाइंट टीचिंग पेशेंट एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि ये जो हम किसी को भी केयर प्रोवाइड करते हैं तो ये उसकी क्वालिटी को बेहतरीन से बेहतरीन करता है। शॉर्टनेस लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टेज, यानी कि पेशेंट जो अस्पताल में एडमिट हुआ है उसके अस्पताल के अंदर रहने के दौरानियों को कम से कम करता है, ठीक है। डिक्रीज चांस ऑफ हॉस्पिटल रीएडमिशन, जब हम पेशेंट को टीचिंग यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो उस फिर बहुत कम चांस होते हैं कि फिर वो दोबारा यानी सेहतमंद होने के बाद वो दोबारा रीएडमिशन के लिए यानी दोबारा दाखिल होने के लिए वापस आए। इसके अलावा इंक्रीज कंप्लेंट्स विथ प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेजिमेंट, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि इंक्रीज कंप्लेंट्स विथ प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेजिमेंट का मतलब ये है कि तजवीज़ करदा इलाज जो है ना, माल यानी कि अभी कोई भी ट्रीटमेंट जो प्रिस्क्राइब होता है, अगर हम उसको पेशेंट को समझाएं तो वो उसमें यानी कि उसके इलाज में फिर वो काफ़ी हेल्प आउट करता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा है टाइप्स ऑफ टीचिंग। टाइप्स ऑफ टीचिंग दो तरह की होती हैं बेसिकली, एक होता है फॉर्मल टीचिंग, एक होता है इनफॉर्मल टीचिंग, ठीक है। अब फॉर्मल टीचिंग क्या है? फॉर्मल टीचिंग ये है कि हम कोई भी चीज़ अगर हमने किसी को पढ़ानी है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पेसिफ़िक टॉपिक लेंगे, एक मखसूस टॉपिक को लेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद हमने जिसको पढ़ाना होगा उसको हम एक परफेक्ट एक स्पेसिफ़िक एक मखसूस जगह के बारे में बताएंगे कि आपने यहाँ आना है, और एक मखसूस टाइम का बता देंगे कि आपने यहाँ पर इस टाइम तक पहुँचना है, आना है। उसके बाद आपने उस स्पेसिफिक मखसूस टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है, समझाना है, पढ़ाना है, बताना है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल टीचिंग के अंदर इस तरह कुछ नहीं होता, ठीक है। इनफॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि आपके पास ना तो कोई मखसूस जगह है, ना वक्त है, ना कोई टॉपिक है, ठीक है। अक्सर हमारे आपने देखा होगा दोस्त यारों में एजुकेशनल प्लेस के अंदर ये होता है कि कोई भी किसी से कुछ भी अचानक पूछ लेता है कि ये क्या है वो क्या है, तो ये अनप्लेन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे में ना तो आपने कुछ सोचा था, ना तो आपने कुछ इसके बारे में आइडिया लगाया था, अचानक आपसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है। तो ये वो है, ये इनफॉर्मल टीचिंग है। स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग पेशेंट टीचिंग प्लान, ठीक है। पेशेंट टीचिंग प्लान किस तरह डेवलप करेंगे उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है असेसिंग लर्निंग नीड्स, ठीक है। सबसे पहले तो लर्निंग नीड्स के बारे में मदद देनी है, ठीक है। चेक करना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग आउट व्हाट पेशेंट ऑलरेडी नो। हमने सबसे पहले चेक करना है, मालूम करना है, देखना है कि पेशेंट क्या जानता है, ठीक है। व्हाट दे वांट एंड नीड टू लर्न, यानी वो क्या चाहता है और क्या सीखना चाहता है। ये नहीं कि हम उसे कुछ भी सिखा दें, हमने पेशेंट को भी देखना है। व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी उसके अंदर सीखने की सलाहियत कितनी है। हम उसके ऊपर एक ही मर्तबा सारा बर्डन नहीं डाल सकते, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके समझाएं, दरमियाना समझाएं, या डायरेक्ट सब कुछ एक साथ समझा लें उसकी समझ में आ जाए, तो वो उसकी सलाहियत पर होता है। तो हमने उसकी सलाहियत भी चेक करनी है। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू टीच देम, हमने सबसे मेन और अहम पॉइंट ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने चेक करना है कि सबसे बेहतरीन अच्छा और ऐसा कंसर और कंसाइज, यानी कि ऐसा हो कि पेशेंट ईज़िली जो हम पढ़ाएं वो समझ जाए,
उसे हमें बार बार कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत ना पड़े। सेकेंड है डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। डिफाइन द आउटकम यू एंड द पेशेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अभी इसमें क्या है, आपने पेशेंट को कुछ सिखाया तो आप उस चीज़ को चेक करेंगे कि मेरा जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस था, मैंने जो सिखाया, उसने जो सीखा, उस प्रोसेस के अंदर जो आउटकम यानी कि जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है, हमारे एस्पेक्ट के मुताबिक है या नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल दिया है कि फॉर अ न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक पेशेंट द ओवरऑल लर्निंग गोल मे बी टू लर्न हाउ टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल बिटवीन 70 to 150 मिलीग्राम डेसीलीटर एट ऑल टाइम। यानी जो न्यूली पेशेंट होता है, जिसको डायबिटीज़ होती है, यानी डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटीज़ जिसे डायग्नोज हुई होती है, तो ओवरऑल हमारी लर्निंग का सबसे पहला प्रोसेस ये होता है, गोल ये होता है, मकसद ये होता है कि हमने उसे सबसे पहले ये सिखाना होता है, ये बताना होता है कि आपने अपना ग्लूकोज लेवल 70 to 150 के अंदर किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह आपने उसको लेवल पे रखना है। डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर एक और है कि मेक ऑब्जेक्टिव स्मार्ट। अब ये स्मार्ट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव शुड आंसर द क्वेश्चन इन पार्टिकुलर हु डज व्हाट हाउ व्हेन, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव जो हमारे होंगे उसके आंसर्स आप किस में देंगे, उसके आंसर जो होंगे, आंसर देने से पहले आपको पता है लाजिम है क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसके क्वेश्चन हु यानी कि कौन, डज व्हाट, हाउ यानी कि कौन, कब, कैसा, क्या, तीन चीज़ों के आंसर आपको उसमें देने होंगे। अभी जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है स्मार्ट, उसकी एब्रीविएशन हम देखते हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्पेसिफिक, स्मार्ट का एस मतलब स्पेसिफिक। एन ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर एंड कंसाइज। हम किसी चीज़ पर भी, कोई ऑब्जेक्ट भी हमारा हो, हमने ये देखना है, हमें ये देखना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक यानी मखसूस होना चाहिए, क्लियर यानी साफ़ होना चाहिए, कंसाइज यानी मुख्तसर होना चाहिए। हमने इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी होती। मेजरेबल यानी क्वांटिटिवली और डिस्क्रिप्टिवली, यानी वो चीज़ों को हम देखेंगे जो क्वांटिटी में हो और डिस्क्राइब यानी कि लिखी गई हो, ठीक है। अचीवेबल विथ इन गिवन रिसोर्सेज, यानी हमने चेक करना है जो एम, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो एम हमारा है वो आया, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके अंदर अचीव किया जा सकता है या नहीं। रियलिस्टिकली अचीवेबल विथ इन अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि जो गोल हमने बनाया है और उस गोल के हासिल करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमारे पास अगर पूरी हैं या नहीं हैं, लेकिन हमने चेक करनी है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जो चीज़ें मौजूद हैं फिर हमने चेक करना है कि आया उस चीज़ों के अंदर अंदर हम अपना गोल हासिल कर सकते हैं या नहीं। टाइम बाउंडेड, अटैच अ डेडलाइन फॉर कंप्लीशन, द डेडलाइन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमने एक टाइम सेट कर देना है कि हमने जो हमारा गोल बनाया है उसको इस टाइम के अंदर अंदर हमने अचीव करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम अपने मकसद के उसूल के लिए बेचैन हो जाएंगे, हमारी तलब ज़्यादा हो जाएगी, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसका आउटकम भी जो होगा वो बेहतरीन होगा। डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसका सेकंड पॉइंट ये है, यूज एक्शन वर्ड दैट आर मेजरेबल सच एज लिस्ट, स्टेट, एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट। यानी आपने एक्शन वर्ड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ वो चीज़ें करके दिखानी है जिसमें एक्शन शामिल हो, यानी आप करके दिखाएं, आप बताएं उन्हें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लिस्ट में बना लेता हूँ किसी पेशेंट के हवाले से, उसकी डायग्नोस, ट्रीटमेंट है, उसका एक्सरसाइज है, उसका कुछ भी है, ठीक है। तो वो हमने लिस्ट में बता देनी है। स्टेट है, एक्सप्लेन है, डेमोन्स्ट्रेट है, यानी हमने उसे करके दिखाना है कि पेशेंट को कि आपने ये करना है। फिर इसके अलावा हमने उसको करके दिखाना है। करके दिखाने के अलावा हमने उसको प्रैक्टिकली तौर पर एक तो मुज़ाहिरा करके दिखाना है, सेकंड हमने उसको लिख के बताना है, ठीक है, कि आपने ये स्टेप लेना है, तो हम उसको ऊपर लिख के दे देंगे कि आपने ये करना है, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड, किसी से परहेज करनी है, यूजिंग टर्म्स दैट कैन नॉट बी मेजर और ऑब्जर्व इजीली सच एज अंडरस्टैंड और एप्रिशिएट। उन चीज़ों से परहेज करना है हमें जो चीज़ें नापी नहीं जा सकती या जिन चीज़ों का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता, जैसे कि अंडरस्टैंड और एप्रिशिएट, यानी हमने उसको हमेशा ही हौसला अफजाई नहीं करनी है कि गुड है गुड है गुड है गुड है। हमने चेक करना है
कि जो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसका रीस्टेट जो एक्शन है, आउटकम है, वो अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ों से परहेज़ करना है, हमने इस चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। थर्ड हमारे पास है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग। टीचिंग प्लान शुड इंक्लूड, टीचिंग प्लान में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी टॉट, यानी कि क्या पढ़ाया जाएगा। व्हेन टीचिंग विल अकर, कब पढ़ाया जाएगा। वेयर टीचिंग विल टेक प्लेस, ठीक है, कौन सी जगह में पढ़ाया जाएगा। हु विल टीच एंड लर्न, हु विल टीच यानी कौन पढ़ाएगा और कौन सीखेगा, ये दोनों चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना है। हाउ टीचिंग विल अकर, और टीचिंग जो होगी, जो पढ़ाने वाला होगा वो कैसे पढ़ाएगा, ये इन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है। उसके बाद ही हम टीचिंग प्लान को तरतीब दे सकते हैं। हाउ टीचिंग विल अकर, टीचिंग किस तरह होगी। ठीक है, रिवाइज डेटा फ्रॉम असेसमेंट अबाउट द पेशेंट प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल टू सेलेक्ट द मेथड। ठीक है, आप जो पेशेंट का जो भी डेटा है आपने सबसे पहले उसको पढ़ना है, समझना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि पेशेंट क्या है, उसकी असेसमेंट देखनी है। उसके बाद आपने एक मखसूस जो एक रवैया होगा या एक तरीका होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, और कि भाई मैंने ये तरीका मैं अपना लूँ, इससे पेशेंट को ईज़िली चीज़ें समझ में भी आएंगी और वो पेशेंट बहुत जल्द सेहतियाब भी हो जाएगा। टीचिंग टू मोस्ट एक्सटेंड डिपेंड्स ऑन लर्नर प्रेफरेंसेस। ठीक है, टीचिंग जो है, अब सिखाने वाला कुछ भी सिखाए, जब तक लर्नर जो सीखने वाला है उसकी दिलचस्पी नहीं होगी तो वो नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जो टीचिंग जो होती है वो जो मोस्टली डिपेंड करती है, यानी जिसका ज़्यादा इन्हिसार होता है वो लर्नर की प्रेफरेंसेस पर होता है। टाइप्स ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स की टाइप्स एग्जाम, एक होता है ग्लोबल लर्नर्स, एक होता है लीनियर लर्नर्स। ठीक है, ग्लोबल लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जिनको अगर हम एक इमेज दे दें तो, या कोई काम का कह दें, किसी चीज़ का नाम बता दें, तो वो लोग जो होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो उसकी डेप्थ तक जाते हैं, उसकी डिटेल तक आपको लिख कर देते हैं। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उनकी लर्निंग पावर काफ़ी हाई होती है। ठीक है, जबकि लीनियर लर्नर जो होते हैं उनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको कोई भी चीज़ दिखाएंगे, उनकी डिटेल देंगे, उसके बाद ही वो उसके बारे में सीख सकते हैं, समझते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट उन लोग अचीवेबल नहीं होते हैं, उनको आपको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ठीक है, जबकि ग्लोबल लर्नर्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते हैं, उनको आपने सिर्फ एक इमेज प्रोवाइड कर रही है, किसी चीज़ का नाम या कुछ भी ऐसा प्रोवाइड कर दें थोड़ा सा, तो वो उस चीज़ को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ग्लोबल लर्नर के बारे में, कि जो ग्लोबल लर्नर होते हैं आप उसको फर्स्ट टाइम भी सिखा दें, उसके सामने करके भी दिखा दें, तब भी वो इजीली वो काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई ग्लोबल लर्नर से सीखने वाला है, हमने उसके सामने ग्लूकोज मॉनिटरिंग की है, यानी ग्लूकोमीटर के ज़रिए हमने उसका ब्लड चेक किया है। ठीक है, हमने उसका ग्लूकोज चेक किया है, तो उसको फिर बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इजीली खुद फिर अपना चेक कर सकता है। जबकि लीनियर लर्नर जो होते हैं, हमने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाना होता है कि ये मशीन है। ठीक है, उसके बाद मशीन के बारे में बताना पड़ता है कि किस तरह ऑन करना है, किस तरह स्ट्रिप लगानी है, किस तरह ब्लड इनटेक करना है, और कौन सी नॉर्मल वैल्यू है, हाई वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने उसको सिखानी पड़ती हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लर्नर में तीन और टाइप्स आती हैं, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स। ठीक है, ये हमारे पास थी ग्लोबल लर्नर्स की एग्जांपल, लीनियर लर्नर्स की एग्जांपल्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ लर्नर की जो एग्जांपल्स आती हैं वो विजुअल लर्नर्स और ऑडिटरी लर्नर्स, और एक थर्ड वाला होता है टेक्टाइल लर्नर्स। ठीक है, तो विजुअल लर्नर्स क्या है? सेलेक्ट टीचिंग मटेरियल्स दैट इन्वॉल्व रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग विजुअल मीडिया सच एज वीडियो टेप्स एंड स्लाइड्स। विजुअल लर्नर्स विजुअल से निकला है। विजुअल का मतलब होता है देखना, यानी पेशेंट जिसको आप करके दिखाएंगे, उसको आप वीडियोस दिखाएंगे, आप उसको कुछ स्लाइड्स दिखाएंगे, आप उसको कुछ करके दिखाएंगे, तब वो इजीली कोई भी चीज़ समझ सकता है, पढ़ सकता है, अपने माइंड में बिठा सकता है। जबकि ऑडिटरी लर्नर्स क्या होता है, आपको उसको रिटर्न में लिख के देना होता है या आपको उसको ऑरली समझाना होता है। ठीक है,
कि भाई आपने ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। थर्ड वन वाला हमारे पास है टेक्टाइल लर्नर्स। टेक्टाइल लर्नर्स क्या चीज़ है? मोस्ट टच मैनिपुलेट एंड परफॉर्म अ टास्क टू लर्न, ठीक है। आपने उनको क्या है कि आपने उनको इजीली कोई भी चीज़, इसकी डिटेल में आपको सिंपली बता दूं कि आपने उसको कोई भी चीज़ बता दी, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए, किसी चीज़ के भी ज़रिए। तो टेक्टाइल लर्नर्स क्या करते हैं? एक तो वो आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। सेकंड, वो आप जो बात कर रहे हैं उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उनको नोट डाउन करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर बाद में वो चीज़ वो देखेंगे तो उनको ईज़िली जल्दी रिकॉल हो जाता है वो चीज़ें, ठीक है। उनको याद आ जाता है कि समझाने वाले ने ये समझाया था, ये पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं, तो उसने ये समझाया था, तो उनको ईज़िली सारी चीज़ें याद रहती हैं। Whenever possible, select interactive teaching methods that use as many senses as possible, ठीक है। आपने जब भी मुमकिन हो सीखने के लिए वो मेथड यूज़ करना है जिसमें आपकी तमाम सेंसेस काम करें, ठीक है। देखने की, सुनने की, यानी कि आपकी जो भी सेंस है, यूँ समझो कि आपका माइंड 24 आवर्स उस चीज़ की तरफ मुतवज्जा हो। यानी जब आप सीख रहे हो, चाहे 1 घंटा 2 घंटा, आपका दिमाग उस चीज़ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा कीप इन माइंड दैट पेशेंट रिमेंबर अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ व्हाट दे रीड। अच्छा, इस पूरे में ये बताया गया है कि पेशेंट जो कुछ पढ़ता है 10% याद रखता है। पेशेंट जो कुछ हेयर करता है, सुनता है, 25% याद रखता है, उसको याद होता है। पेशेंट जो कुछ देखता है 45% वो चीज़ उसके दिमाग में होती है। पेशेंट जो कुछ सुनता भी है प्लस देखता भी है, तो वो चीज़ 65% उसके माइंड में होती है, उसको याद रहती है। पेशेंट जो कुछ देखता है प्लस उसके साथ लिखता भी है, तो 70% वो चीज़ उसके माइंड में रहती है, याद रहती है उसे। लेकिन जो पेशेंट को आप कुछ करके दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें, उसके सामने आप उसको बताएं, परफॉर्म करें कि आपने ये करना है, फिर वो आपको करके दिखाए, वो चीज़ आपको वो करके दिखाए, तो वो चीज़ उसको 90% याद रहती है, ठीक है। कीप टीचिंग सेशन रिलेटिवली शॉर्ट, जनरली नो मोर देन 30 मिनट्स एंड पॉसिबली एज शॉर्ट एज 5 मिनट। देखिए, ये पॉइंट जो है ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को आपने कभी नहीं छोड़ना है। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं या समझ रहे हैं, आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने कुछ भी कर रहे हैं, आप 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए आपको, ठीक है। आप 30 मिनट लें, पढ़ें, समझें। आफ्टर 30 मिनट, जैसे 30 मिनट होता है आपने स्टॉप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 to 10 मिनट्स आपने ब्रेक लेना है। आफ्टर ब्रेक आपने वापसी वहीं से कंटिन्यू करना है। अच्छा, लर्निंग डोमेन्स क्या हैं? फर्स्ट डोमेन होता है कॉग्निटिव डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? आप कोई भी पेशेंट है, आपने उसको मेंटली तौर पर आपने उसको समझाना है कि भाई आपने ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरह करना है, आपने उसको समझाना है ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। जबकि सेकंड वाला जो है इफेक्टिव डोमेन, इसके अंदर क्या है, आपने उस पेशेंट को दिलासा देना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है कि अब भाई आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आप उसको बोलोगे कि आप टेंशन नहीं लो, आप सेहतियाब हो जाओगे, ठीक है। आप उसको ये यकीन दिलाओगे, ये भरोसा दिलाओगे कि भाई ये करने से वो ठीक हो जाएगा, टेंशन ना ले, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यानी कि आपने उसको पुरएतमाद रखना है, आपने उसको उसका जो मेंटली जो है उसको टेंशन डिप्रेस नहीं होने देना है, ठीक है। आखिरी है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या है? आपने कोई भी काम जो है उसको करके दिखाना है कि भाई आपने अगर ये करना है तो आपने उसके लिए ये करना होगा, आपने ये करना होगा, ये करना होगा, ठीक है ना। आगे है टीचिंग मेथड। टीचिंग के कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 1-on-1 सेशन का क्या मतलब होता है कि आपने कोई भी किसी को भी आप सिखा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, तो आपने उसको सामने बिठाना है अपने, और उसको सब कुछ पढ़ाना है, समझाना है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो, वो करो, ठीक है। आपने उसको वो, जैसे हम यहाँ पर मेडिकल की बात करें, अपने मेडिकल के हवाले से हर चीज़ उसे समझानी है, ठीक है, कि आपने इस तरह सोना है, इस तरह करवट बदलनी है, ठीक है। अगर फ़ीवर ज़्यादा है तो क्या करना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने उसको गाइड करनी है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन एज सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। आपने ग्रुप की शक्ल में बैठ जाना है और समझाना है।
डेमोन्स्ट्रेट एंड री डेमोन्स्ट्रेट के क्या मतलब होता है कि आपने पहले उसे करके दिखाना है, ठीक है। ग्लूकोमीटर ले लो, उसको ग्लूकोज चेक कर लो उसको समझाओ सिखाओ कि भाई ग्लूकोज इस तरह चेक करना है। एंड रिटर्न डेमोन्स्ट्रेट, फिर आपने उसको कहना है कि भाई जो मैंने करके दिखाया अब वो आप करके दिखाएं, ठीक है। रोल प्लेइंग गेम्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, रोल प्लेइंग गेम्स और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या है, आपने उसको कोई भी चीज़ आपने प्रोग्राम कर देनी है, फिर ऐसे सेट कर देना है कि मैंने ये चीज़ें, उसके अलावा आपने उसको इंस्ट्रक्शन यानी कि आपने उसको ये चीज़ों के कुछ चीज़ों के बारे में बताना है कि भाई आपने ये काम नहीं करने हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करनी है, इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। इसके अलावा उस पेशेंट को कुछ गेम्स के मुतालिक भी बताना है, कुछ उसके साथ यूँ करना है कि उसका माइंड जो है वो डिप्रेस ना हो, वो बिल्कुल चीज़ों में दब ना जाए, ठीक है। तो उससे बाहर निकालने के लिए भी आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी हैं। इसके अलावा पम्फलेट एंड ब्राउचर्स, पोस्टर्स इन फ्लिपकार्ट्स, वीडियो, इसके अलावा आपने उसको कुछ चीज़ें पेशेंट जो होते हैं पढ़ने के बाद उनको समझ में आती हैं तो आपने उसको पम्फलेट्स दे देनी हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्टर्स दे देने हैं, फ्लिपकार्ट्स उसको दे देने हैं जिसके ज़रिए वो पढ़ेगा समझेगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो एंड क्लोज सर्किट टेलीविज़न, कुछ चीज़ें आपने उसको वीडियोस में लगा कर दिखानी है। टेलीविज़न पर अगर कोई चीज़ चल रही है आपने दिखा देनी है कि देखो इस तरह करना है, इस चीज़ को समझो देखो, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, इंटरनेट सीरीज़, इसमें क्या है कि पेशेंट को आपने उसकी असेसमेंट के लिए, उसके मदद के लिए आपने उसको मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करनी, इंटरनेट सीरीज़, इसके अलावा इसके अंदर ChatGPT भी आ जाती है, AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आ जाती है, आपने उसको वो प्रोवाइड करनी है जिससे पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है। ऑडियो कैसेट्स, कोई भी ऑडियो कैसेट्स वैसे तो नॉर्मली यूज़ नहीं होती है, लेकिन अगर पेशेंट का शौक़ है, उसको समझ में आता है तो आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। मॉडल्स क्या हैं? मॉडल का क्या मतलब होता है? मॉडल्स ये होता है कि बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ें जिसके ज़रिए टीचर को हेल्प मिलती है पेशेंट को यानी जिस क्लाइंट को सिखाने में, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पर है एवेलुएटिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। एवेलुएटिंग का क्या मतलब होता है कि ongoing appraisal of the patient learning progress during and after teaching. Evaluation is the level to which the plan goals achieved. It can be done through different methods, ठीक है। क्या होता है कि आपने एक आइडिया बनाया, एक सोच बनाया, आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, कुछ भी लिया, आपने पेशेंट को सिखा दिया, उसके बाद आपने चेक कर रहे हैं कि उसका आउटकम क्या है, जो मैंने सिखाया है क्या आया, वो पेशेंट को समझ में आया या नहीं आया, या मेरे सिखाने के बाद पेशेंट में तब्दीली आई या नहीं आई। तो ये चीज़ें जब आप चेक करेंगे किसी भी पेशेंट के अंदर, तो इस चीज़ों को जब चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि एवोल्यूशन यानी तशख़ीस जो है, जो हमने चेक करना था कि हमने सिखाया है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। क्या आया हमारे पढ़ाने में ख़राबी है या सामने वाला समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम एवेल्यूएटिंग टीचिंग एंड लर्निंग कहते हैं। मेथड ऑफ एवोल्यूशन क्या है? ऑब्जर्व रिटन डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जो हमने सिखा दिया उसको हमने चेक करना है कि अब वो खुद कर रहा है तो ठीक कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा। आस्क द पेशेंट टू रीस्टेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने जो पेशेंट को सिखाया पढ़ाया, हमने उसको कहना है कि अब हमें वापसी वही चीज़ें हमें रिकॉल कराए, हमें बताए कि हमने उसको क्या पढ़ाया था। गिव सिंपल रिटन टेस्ट और क्वेश्चनर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर टीचिंग, ठीक है। हमने उसका टेस्ट लेना है, हमने उसे कुछ सिखा दिया, टेस्ट दें। हमने उसको कोई लॉन्ग टॉपिक सिखाना है, आधा टेस्ट, दरमियान में कोई टेस्ट ले लें, उस वीक वाइज ले लें, या हमने सब कुछ सिखा दिया उसके आखिर में ले लें, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं एवोल्यूशन के। मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन: असिस्ट फिजियोलॉजिकली मेजरमेंट सच एज वेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिजिकली तौर पर हमने उसको चेक करना है, उसकी मेजरमेंट करनी है, उसका वेट चेक कर देना है, हाइट चेक कर देनी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक कर देना है, वाइटल साइन ले लेना है, सिंपली तौर पर अगर हम कहें तो। आस्क द पेशेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का क्या मतलब होता है? फ़र्ज़ी सूरत हाल, यानी हमने ख़ुद एक सूरत हाल पैदा करनी है और पेशेंट को फिर हमने बताना नहीं है कि ये सूरत हाल हमने पैदा की, बस उसको इस तरह करना है कि पेशेंट को उस सूरत हाल पे काबू पाना आना चाहिए, ठीक है। तो पेशेंट को उस सूरत हाल पे काबू पाता हुआ हम देखेंगे कि पेशेंट क्या आया उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या नहीं।
रिव्यू द पेशेंट ओन रिकॉर्ड ऑफ सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे कि हमने कुछ सिखा दिया है, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर किस तरह चेक करते हैं, टेम्परेचर किस तरह चेक करते हैं, रिस्पायरेशन किस तरह चेक करते हैं। तो वो चीज़ें हम फिर सेल्फ मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को चेक करेंगे पेशेंट सही चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन के अंदर देखते हैं। टीचिंग प्लान क्या है? असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन, टाइम, स्ट्रेटजी, एवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने पेशेंट को चेक किया। ठीक है, चेक करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स देख लेने हैं कि उसको ये देना है। उसके बाद हमने उसकी इंटरवेंशन देखती हैं, टाइम देखना है, स्ट्रेटजी और एवोल्यूशन। हमने एक पेशेंट का टाइम सेट कर देना है कि हमने इस टाइम में ये करना है पेशेंट के साथ। ठीक है, ये दवाई इस टाइम देनी है, पेशेंट को इतना टाइम एक्सरसाइज देना है, पेशेंट को इस टाइम करवट बदलनी है। ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रेटजी देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, पेशेंट की स्ट्रेटजी क्या है, वो सब कुछ हम लिख लेंगे। आखिर में हम लिख लेंगे कि क्या लिखेंगे कि जो चीज़ें हमने की हैं, जो हमारी मेहनत है, जो पेशेंट की मेहनत है, उसका क्या रिज़ल्ट आया है, क्या नतीजा है, वो हम एवोल्यूशन के अंदर चेक करेंगे। डू यू वांट टू टीच इफेक्टिवली? क्या आप इफेक्टिवली यानी कि मौसर अंदाज से टीचिंग करना चाहते हैं, करते हैं? ठीक है, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेन हेल्पिंग रिलेशनशिप दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग पार्टनरशिप। शो रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट एंड इंडिविजुअल बाय मेकिंग श्योर। इसमें यह बताया गया कि आपने अगर टीचिंग इफेक्टिवली मौसर अंदाज से टीचिंग करनी है तो आपने क्या करना होगा, एक मददगार यानी एक मदद वाला माहौल आपने क्रिएट करना होगा। आपने एक मदद वाला रिश्ता बनाना होगा पेशेंट के साथ, ताकि पेशेंट को बेयारो मददगार फील महसूस ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपने पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको एतमाद देना है। ठीक, इफेक्टिव टीचिंग क्या है? मेक श्योर योर वर्ड्स एंड एक्शन मैच। आप जो अल्फाज अदा कर रहे हो, पेशेंट से जो बात कर रहे हो, आपका एक्शन जो है बिल्कुल उसी के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप बता कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे फॉर एग्जांपल में दी हुई है कि अगर आप पेशेंट को बताते हैं कि मैं 15-10 मिनट में आ रहा हूँ भाई, आप इंतज़ार करें, तो आपने 10-15 मिनट के अंदर ही लौटना है। यूँ ना आप उसको 10-15 मिनट का टाइम देकर 1-2 घंटे रफू चक्कर हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना है, इस तरह आपका बुरा असर पेशेंट पर पड़ता है। ठीक है, डोंट अलाउ इंटरप्शन। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि आप पेशेंट से बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। यानी आप पेशेंट आपको कुछ बता रहा है, आप मोबाइल पे लग गए। ठीक है, आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यही होता है कि पेशेंट बता रहा हो और नर्सिस मज़े से मोबाइल्स में लगी होती हैं या आपस में एक दूसरे से गप-शप लगा रहे होते हैं जो नर्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये जो हमने पढ़ा इसकी समरी क्या है? टीचिंग इज कोर कंपोनेंट ऑफ केयरिंग। ठीक है, ये एक इट इज़ डन इन अ सिस्टमिक वे बाय फॉलोइंग थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। टीचिंग टू बी एन इफेक्टिव टीचर रिमेंबर 4 C's: कॉन्फिडेंस, कंपिटेंस, कम्युनिकेशन, केयरिंग। इसमें समरी में ये बताया गया कि पेशेंट को अगर आपने रिकवर करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने उसकी टीचिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपने टीचिंग करनी है तो आपने 4 C's यानी 4 C याद रखने पड़ेंगे। कॉन्फिडेंस यानी पुरएतमाद, कंपिटेंस, कंपिटेंस का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपने काबिलियत चेक करनी है। ठीक है, टीचिंग के लिए आपकी काबिलियत क्या है, या आप जिसको सिखा रहे हैं उसकी आपने काबिलियत चेक करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन बातचीत, इन्फॉर्मेशन का तबादला ख्याल। आपने किसी किसी को भी आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो अगले को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी आपने चेक करना है। इसके अलावा जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट है वो है केयरिंग। केयरिंग का सबको मतलब पता है कि आप देखभाल किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, आपकी देखभाल क्या है, तो वो आपने इसमें चेक करनी है। क्लास एवोल्यूशन, ये आ, एक MCQ दिया हुआ है कि वाइल प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान द नर्स डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू अकम्प्लिश आफ्टर टीचिंग सेशन, विच एक्शन डिड द नर्स कंप्लीट। फर्स्ट है डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बी है प्रोवाइड पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। थर्ड है इम्प्लेसमेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फोर्थ है प्रेजेंटेड फैक्ट्स एंड नॉलेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डेवलप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी पेशेंट को अगर नर्स को पेशेंट को डायग्नोज करना है, ठीक है, टीचिंग कोई स्केल बनाने हैं,
कुछ भी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा वो कि डेवलप करने का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो पढ़ा रहा है सिखाने वाले को जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। वन लास्ट थिंग, take a moment and write down one idea learned in this presentation that you plan on implementing in a class you will be teaching in the near future. अभी जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया आपने क्या करना है, आपने एक पेन लेना है, एक पेज लेना है और आपने लिखना है, ठीक है, कि आपने इस प्रेजेंटेशन से क्या सीखा। आप क्या एक नर्सिंग प्लान बना सकते हो, एक टीचिंग प्लान बना सकते हो, आपने वो लिख लेना है, आपने समझना है, ठीक है। इसके अलावा ये तीन आपने ये सेंटेंस याद रखने, आई हेयर एंड आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी एंड आई रिमेंबर, मैंने देखा मुझे याद है। आई डू एंड अंडरस्टैंड, मैंने किया मुझे समझ में आ गया, ठीक है। जो सुनते हैं वो ज़्यादातर समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आपको अगर समझना है, आपको अगर सीखना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो चीज़ ईजिली समझ में आएगी। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ठीक पसंद है। आई होगी। वीडियो के मुताबिक कोई सवाल हो, टॉपिक के मुताबिक कोई सवाल हो या किसी और चीज़ के मुताबिक हमारे सवाल हो तो आप हमें कमेंट टीचिंग बॉक्स एंड में लर्निंग का जो बिल्कुल था बता ना सकते हमारा हैं। टॉपिक था, ठीक तो है, वीडियो पसंद कंसेप्ट आने ऑफ की सूरत टीचिंग में एंड वीडियो को लर्निंग। लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर भी करें और इसके साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।